नमस्कार, न्यूज का एक्सरे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। न्यूज के और सबसे पहले बताएंगे आपको कि वक्फ बोर्ड ने कौन सी जमीन पर दावा किया है। ये जमीन लखनऊ की बताई जा रही है जहां वक्फ दावा कर रहा है। अब इस जमीन पर मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर से कई श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि ये मंदिर 250 साल पुराना है, जब वक्फ बोर्ड का गठन भी नहीं हुआ था। तो ऐसे में कैसे वक्फ कर रहा है जमीन पर दावा, ये आपको एक्सरे कर आज हम बताएंगे। बताते हैं दर्शकों कि वक्फ संशोधन बिल की सुगबुगाहट जैसे ही तेज हुई, उस बिल को पास ना कराने को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। भाईजान से लेकर विपक्ष के नेता इस बिल के विरोध में आवाज उठाने लगे हैं, क्योंकि इस बिल के कानून बनने के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर लगाम लग जाएगा। लेकिन आपने आए दिन खबरें सुनी होंगी कि वक्फ बोर्ड ने जमीनों पर अपना दावा ठोक दिया, कभी ये जमीन कभी वो जमीन, और इसके बाद सवाल खड़े होते रहते हैं। लेकिन अवैध कब्जा करने के इन कारनामों में नया खुलासा हुआ है। जी हां, कुछ दिन पहले नए संसद को लेकर दावा ठोक दिया गया था। वो बयान आपको याद होगा कि ये वक्फ की जमीन पर बना है। और उससे थोड़े दिन पहले की बात की जाए तो दिल्ली के वो 6 मंदिर, उन मंदिरों की जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया था और कहा था कि ये भी वक्फ की जमीन है, जिस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता देते हैं कि लगातार इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं कि वक्फ की ये जमीन बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये जो जमीनें हैं वो वक्फ बोर्ड की है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब ये मंदिर 250 साल पुराना है तो फिर किस तरीके से ये जमीन वक्फ बोर्ड की हो सकती है। आपको बता देते हैं वक्फ की कब्जा नीति पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। शमशान पर दावा किया गया। अब वो कौन कौन सी जमीनें हैं जिस पर वक्फ दावा करता रहा है, ये आपको बता रहे हैं। शमशान की जमीन हो गई, इसके बाद अस्पतालों पर भी कब्जा, अस्पताल की जमीन अपनी बताई गई। इसके अलावा स्कूलों की बात करें तो स्कूल पर भी दावा वक्फ बोर्ड की तरफ से किया गया है। नई संसद पर दावा किया गया। नई संसद की जमीन को लेकर वो बयान हाल ही में आपको याद होगा, जहां कहा गया कि ये जो नई संसद का निर्माण हुआ है ये भी वक्फ बोर्ड की जमीन है। और मंदिरों पर दावा किया गया। दिल्ली के 6 मंदिर, कहा गया कि ये भी वक्फ बोर्ड की जमीन है और ये भी वक्फ बोर्ड के अंदर ही आता है। अब आगे बढ़ते हुए दर्शकों, दिल्ली के 6 मंदिरों के बाद अब राजधानी लखनऊ के एक मंदिर पर वक्फ ने अपना दावा जता दिया है, जिसके बारे में लगातार मैं आपको बता रही हूँ। ये नई जमीन लखनऊ की जो 250 साल पुरानी, इस शिवालय को वक्फ ने कागजों के जरिए चुपचाप वक्फ के नाम करवा दिया है। यानी वक्फ की मनमानी का नया कारनामा। लखनऊ का ये मंदिर वैसे तो 1862 में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में मंदिर ही बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन 2016 में वक्फ ने इस मंदिर और मंदिर की जमीन पर अपना हक जता दिया। कैसे हुआ ये, कैसे बदलाव हुआ और किसके इशारे पर हुआ, सब आके बताएंगे आपको। लेकिन इससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और एक्सरे कर बताते हैं कि आखिर ये बदलाव हुआ कैसे। ये लखनऊ का सादतगंज स्थित शिव का मंदिर है। दावा किया जाता है कि मंदिर करीब 250 साल पुराना है, लेकिन अचानक 8 साल पहले वक्फ बोर्ड ने इस मंदिर और मंदिर वाली जमीन पर अपना दावा जता दिया। जिस वक्फ बोर्ड का 1954 में गठन हुआ, वो वक्फ बोर्ड 250 साल पुराने मंदिर को अपना बता रहा है, जबकि तब तो बोर्ड का गठन भी नहीं हुआ था। लेकिन वक्फ बोर्ड तो वक्फ बोर्ड है। भारत का तीसरा सबसे ज्यादा संपत्ति बना बोर्ड ऐसे ही नहीं बना है। जमीनों पर अपना हक जता जता कर संपत्ति को बढ़ाया है। लखनऊ का सादतगंज का शिवजी का मंदिर इसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण है।
मोहल्ले वाले बता रहे वफ है वफ है, वफ कुछ नहीं है। जिंदगी भर से देख रहा हूँ मंदिर में पूजा हो रही है, पूजा पाठ होती है, कोई भी त्योहार होता है, सब इसमें 5-6 मंदिर बने हुए हैं। ये तो सिर्फ शिवालय का ही मंदिर है। ये बहुत पूर्वजों की तरफ से हमारे चला आ रहा है मंदिर, और इसमें वफ का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब स्थानीय लोग जो बचपन से अपने पूर्वजों को मंदिर में पूजा पाठ करते हुए देखते आए हैं, अचानक वक्फ का मंदिर पर दावा जताने के बाद वो हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिलहाल मामला कोर्ट में है, लेकिन सवाल है कि आखिर एक मंदिर को वक्फ बोर्ड अपना क्यों बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि क्यों अलग अलग इस पूरे मामले में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। दरअसल इस मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी का नाम भी सामने आ रहा है, जो इस मामले को और भी ज्यादा गंभीर कर देता है। दरअसल 2016 में वक्फ के शिवालय को अपना बताने की खबर सामने आई थी, और उससे पहले ये वक्फ का नहीं था, ऐसा दावा नहीं किया जा रहा था। आपको बता दें कि वक्फ ने मंदिर की जमीन पर दावा किया और कहा कि ये जमीन वक्फ की है, और वक्फ बोर्ड ने जमीन मुख्तार अंसारी को दी थी, और उसके बाद ये जमीन मुख्तार अंसारी की पत्नी को लीज पर दे दी गई थी। जी हाँ, उनकी पत्नी अशफा के नाम ये लीज पर जमीन कर दी गई। अशफा अंसारी को जब लीज पर ये जमीन दी गई तो उन्होंने इस प्लॉट को काट कर बेच दिया, यानी कि जमीन पर प्लॉट काट कर बेच दिए थे, जिसके बाद ये सारा गड़बड़ झाला शुरू हुआ था। और आपको बता दें कि 2016 में सरकार समाजवादी पार्टी की थी, अखिलेश यादव की थी, और उस दौरान मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। इसी दौरान ये सारा गड़बड़ झाला हुआ, और इसी दौरान देखने को मिला कि ये जमीन मुख्तार अंसारी की पत्नी को दे दी जाती है, और उसके बाद किस तरीके से प्लॉट काट कर बेच दिए जाते हैं। इस पूरे मामले पर आपको रिपब्लिक भारत के एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे सहयोगी अजय दुबे ग्राउंड पर पहुंचे और इससे जुड़ी जानकारी आपके लिए निकाल कर लाए। सादतगंज इलाके में 250 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है, और इस मंदिर को लेकर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि ये वक्फ की संपत्ति है, और स्थानीय लोग इस बात से काफी आक्रोश में है। देखिए, ये कोबड़े बाबा मंदिर है, अंदर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों के साथ ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से वक्फ का ये मामला विवादित है। ये मंदिर का प्रमाइसेस, और इसके बाद जो आप ये खाली इलाका देख रहे हैं, इस खाली इलाके से भी जुड़ा हुआ ये विवाद है। खाली इलाका आपको दिखाते हैं, देखिए इसी इलाके का ये जो पूरा खाली प्लॉट आपको दिख रहा है, मंदिर का ये हिस्सा है जिसे वक्फ अपनी संपत्ति बता रहा है, और वक्फ का ऐसा कहने के बाद से स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। लोगों में आक्रोश है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अब इससे जुड़े कुछ सबूत मैं आपको दिखाती हूँ। तस्वीरों के जरिए आपको बताती हूँ कि आखिर क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले ये तस्वीर देखिएगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस डॉक्यूमेंट की, ये सबूत है किस तरीके से खसरा नंबर 1944 शिवालय का था, उस शिव भूमि का था, उस मंदिर का था जहां पे शिव मंदिर का निर्माण होता है, जिसे इस वक्फ के डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर दिया जाता है। 1944 खसरा नंबर है शिवालय की उस जमीन का जहां पर ये मंदिर बना हुआ है। लेकिन ये कैसे इंक्लूड हुआ ये भी बताती हूँ। एक और डॉक्यूमेंट का सबूत और एक और तस्वीर एक्सरे कर आपको बताते हैं। ये देखिएगा, सक्षम अधिकारी, ये देखिए सैयद अब्बास अमीर नाम के एक शख्स ने, जो कि यहाँ पर केयर टेकर था, उसने हलफनामा लिखा 2013 में, और हलफनामा लिखकर वक्फ को चिट्ठी लिखकर कहा कि ये जो खसरा नंबर 1944 है, ये जो जमीन है ये वक्फ के अंदर आती है, आप इसमें बदलाव कीजिए। अब इसमें बदलाव किया जाता है, जबकि ये पहले वक्फ की नहीं थी, उससे पहले वक्फ की थी ही नहीं। अब तीसरा सबूत आप देख लीजिए। इसके बाद अब्बास अमीर नाम का शख्स चिट्ठी लिखता है वक्फ को और बोलता है कि सैयद अमीर ने गलत तरीके से ये जो हलफनामा दिया गया था उसमें उसने जिक्र किया कि गलत तरीके से इस जमीन को वक्फ का करवा दिया, जबकि ये वक्फ का था ही नहीं, और इसको वक्फ के नाम करा दिया जाता है, जबकि ये जमीन 2016 से पहले कभी वक्फ की थी ही नहीं। देखा आपने, आप लोगों ने देखा कि जैसे लखनऊ के इस शिव मंदिर पर वक्फ ने अपना दावा किया, उसका पूरा एक्सरे हर सबूत मैंने आपको दिखाया इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए। लेकिन सियासी पार्टियां
अभी भी इस वक्त संशोधन बिल के खिलाफ हैं। बार बार राग अलापा जा रहा है कि सरकार का मकसद इस बिल के जरिए वक्फ की जमीन और संपत्ति पर कब्जा करने का है। कांग्रेस नेता उदित राज की बात करें तो यहां तक उन्होंने कह दिया है कि जब काशी विश्वनाथ मंदिर समेत तमाम मंदिरों की ट्रस्ट में मुसलमान सदस्य नहीं हो सकता है तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य कैसे हो सकता है, जबकि ये सबूत आपने अभी टीवी स्क्रीन पर देखे। और उदित राज ने क्या कुछ बयान दिया है वो आपको सबसे पहले सुनवाते हैं, सुनिए। संशोधन विधेयक आपको मंजूर नहीं है? नहीं, मंजूर नहीं है। इरादा सरकार का ठीक नहीं है और संशोधन की ज़रूरत भी नहीं है। आप बताइए, काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट 1983 में बना, जिसमें लिखा है कि कोई गैर हिंदू उसमें ट्रस्ट में नहीं रह सकता, तो वक्फ बोर्ड में फिर गैर मुसलमान क्यों है? आप जब अपने लिए बनाते हैं तो दूसरा कम्युनिटी का नहीं रह सकता, जब मुस्लिम का है तो दूसरा भी रह सकता है, ये गलत है। सोचिए दर्शकों, कैसे विपक्ष भ्रम फैलाकर गलत मैसेज आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सारी जानकारी हमारे सामने। लेकिन सच्चाई ये है कि इन जमीनों का अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वक्फ बोर्ड ने जमीन माफिया मुख्तार की पत्नी अफशा को लीज पर दे दी थी और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने भी माना और वक्फ के दावों की पोल खोल दी कि आखिर इस पूरे मामले में हुआ क्या था। अब आपको शहाबुद्दीन रजवी का वो बयान और उनकी वो प्रतिक्रिया भी सुनाते हैं जहां उन्होंने इस पूरे मामले की पोल खोल कर रखी। वक्फ हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए किया था कि इससे गरीब और कमजोर लाचार मुसलमानों की आमदनी से मदद की जाएगी। जो लोग वक्फ भूमाफिया बने हैं या वक्फ बोर्डों से साठ गांठ करके वक्फ की जमीनों को कौड़ियों में लेकर के वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा कर करके करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, डर और खौफ उनको है। या वो लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने आलीशान बिल्डिंगें बना ली हैं और ये कानून आने के बाद ये बिल्डिंग उनसे छीन ली जाएगी। तो वक्फ को लेकर दूसरी ओर सरकार की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है, बिल को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, सरकार का अगला कदम क्या होगा, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मंजूर नहीं है। इरादा सरकार का ठीक नहीं है और संशोधन की जरूरत भी नहीं। अगर खुदा ना खास्ता ये बिल कानून बनेगा तो हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी। कोई कितना भी झूठ परोस दे, कोई कितना भी भ्रमजाल फैला दे, लेकिन सच तो ये है कि ना तो कोई मस्जिद छीनी जाएगी और ना ही किसी संपत्ति पर सरकार कब्जा करेगी, बल्कि इस बिल में संशोधन का मतलब वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर लगाम लगाना है, ताकि वक्फ बोर्ड जो अभी तक किसी भी संपत्ति पर अपना दावा ठोक देता है उसे रोका जा सके। इसलिए एक के बाद एक बीजेपी नेता वक्फ संशोधन बिल को लेकर साफ करते जा रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल हर हाल में पास होकर रहेगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि ये बिल पास होकर रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने तारीख भी बता दी। इसके बाद रिपब्लिक भारत के राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने भी कहा कि वक्फ संशोधन बिल आकर रहेगा। मैंने तो वक्फ बिल लिखा है, इसलिए कह रही हूँ। मंशा नहीं होती तो इंट्रोड्यूस नहीं होता, और इंट्रोड्यूस होने के बाद सबकी राय लेने की अगर मंशा नहीं होती तो जेपीसी में नहीं जाता। तो इसीलिए कह रही हूँ, मोदी है तो होगा, कहा है तो करेंगे। कुल मिलाकर साफ है कि वक्फ संशोधन बिल आकर रहेगा
और वक्फ की शक्तियों पर लगाम लगाई जा सकेगी, चाहे कितना ही विरोध क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, एक्सरे में आगे बढ़ते हुए न्यूज के एक्सरे में आपको बताएंगे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है और एक्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही ले रहे हैं उसका असर अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। किस तरीके से बुलडोजर एक्शन की छाप अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही है, किस तरीके से अलग अलग राज्यों में भी अपराध और अपराधियों के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं, आपको बताते हैं आपको कि दर्शकों, मनमानी सिर्फ वक्फ की नहीं चल रही है, बल्कि ऐसे कई लोग हैं जो सरकारी जमीन पर अपना खूंटा गाड़ देते हैं और ये वक्फ वालों जैसी ही होती हैं। लेकिन यूपी में योगी ने ऐसे लोगों की कब्जा नीति के खिलाफ बुलडोजर के तहत ऐसा शस्त्र निकाला है जो एक रोल मॉडल बन गया है, जिसका जिक्र मैं अभी कर रही थी। अब देश में कहीं भी कब्जाधारी हो, अतिक्रमणकारी हो, सबको सबक सिखाने के लिए बाबा का बुलडोजर मॉडल ही हिट है। योगी का बुलडोजर यूपी में तो गरजता ही है, अब तो दूसरे प्रदेश भी बाबा की स्टाइल में एक्शन लेने लगे हैं, क्योंकि समस्या कितनी भी, ज्यादातर इलाज है बाबा का बुलडोजर। उनमें चाहे कोई भी अपराध हो, आपको बता दें कि कोई भी अपराध हो, लेकिन उसका इलाज एक ही है। क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कई मामले सामने आए, चाहे बहराइच की बात हो, अलग अलग जिलों की बात हो, जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं जहां अपराध किया जाता है, परेशान किया जाता है, मासूमों को शिकार बनाया जाता है, तो उसका इलाज एक ही है, बुलडोजर एक्शन। चाहे कोई भी अपराध हो, आपको बता दें, चाहे अपराध हो अतिक्रमण का, चाहे अपराध हो चोरी का, चाहे अपराध हो किसी भी तरीके चाकूबाजी की घटना हो, चाकूबाजी के अलावा आपको बता दें पत्थरबाज हो, सबके लिए एक ही एक्शन है। पत्थरबाजों के अलावा कब्जाधारी क्यों ना हो, बुलडोजर एक्शन एक इलाज है। इसके अलावा अतिक्रमण क्यों ना किया हो, योगी सरकार और योगी के प्रशासन का पंजा लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। इन अलग अलग अपराधों में एक ही इलाज देखने को मिल रहा है कि लगातार पंजा चल रहा है, बाबा का बुलडोजर एक्शन हिट देखने को मिल रहा है। अब आपको आगे बढ़ते हुए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे शहर बदल रहे हैं, लेकिन एक्शन एक ही है, बुलडोजर नहीं बदल रहा है। योगी का बुलडोजर यूपी के बहराइच में चलने ही वाला था, यहां तैयारी पूरी हो गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। लेकिन योगी मॉडल राजस्थान के जयपुर में चला, जहां चाकूबाज के अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया गया। तो वैसा ही एक एक्शन अजमेर में भी देखने को मिला, जहां अवैध निर्माण पर भी एक्शन हुआ और बुलडोजर चला। बुलडोजर एक्शन में कई अवैध दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। अब बात मध्य प्रदेश के उज्जैन की अगर हम करें तो अवंतिका नगरी में भी अतिक्रमण का यही हश्र हुआ। उत्तराखंड के हरिद्वार को ले लीजिए, हरिद्वार की बात करें तो अवैध मजार को धामी सरकार के बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। तो जगह अलग अलग है, राज्य अलग अलग है, लेकिन एक ही तरीका अपनाया जा रहा है और एक ही एक्शन लिया जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि योगी मॉडल पूरे देश में हिट है, तो शुरुआत यूपी से ही करते हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान राम गोपाल मिश्रा की हत्या की जाती है और निर्ममता से हत्या की जाती है। इसके बाद एक्शन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तैयारी पूरी हो गई थी, अभी स्टे लग गया है। योगी के प्रशासन का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, किसी भी वक्त कार्रवाई को हरी झंडी मिलने वाली थी। और जैसे ही प्रशासन की सीटी बजती, लाल निशान वाले मकान जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर गरजने लगता, मतलब मियाद खत्म हो चुकी है, अब बस एक्शन की तैयारी है। लेकिन कोर्ट ने रोक लगा दी है। लोगों के मकान को तोड़ने के लिए नोटिस दिया था और बुलडोजर कार्रवाई की दहशत फैलाई थी, उस पर माननीय उच्च न्यायालय में एपीसीआर की तरफ से एक पीआईएल किया गया था, जिसकी अर्जेंट सुनवाई हुई और माननीय उच्च न्यायालय ने उस समस्त 23 लोगों की जो नोटिस थी, नोटिस पाने वालों को 15 दिवस का अवसर दिया है अपना पक्ष रखने के लिए। और
इन बीच में इस 15 दिनों के बीच में स्पष्ट कर दिया गया है कि शायद बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी और हमको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। भले ही विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन योगी के सूबे में एक्शन का जातिकरण नहीं होता। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ एक वर्ग पर कार्रवाई का विरोध करने आ जाते हैं। ऐसे योगी विरोधी राजनेताओं को कुछ तथ्य बता देते हैं, आज इनका भी एक्सरे कर देते हैं, जिससे शायद वो समझ सकें कि एक्शन हिंदू मुस्लिम देखकर नहीं हो रहा है। क्योंकि लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि एक्शन इस तरीके से नहीं हो रहा है। एक्शन कैसे किया जा रहा है और जातिकरण ना करके किया जा रहा है, ये अब हम आपको एक एक कर बताते हैं और बताते हैं कि जो लगातार मामले सामने आए हैं उसमें किस तरीके से एक्शन लिया गया है। अब आप देखिएगा, योगी विरोधी भी ये देख लें कि जो हाल ही में मामले सामने आए वहां धर्म नहीं अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहराइच में देख लीजिए 23 घरों पर लाल निशान लगाए गए हैं और इन 23 घरों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, इनमें से 20 घर मुसलमानों के हैं और बाकी के 3 घर हिंदुओं के भी हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के घरों पर ही निशाना लगाया गया, बल्कि यहाँ पर जो इस अपराध में शामिल है उन 3 हिंदुओं के घरों पर भी निशाना लगाया गया। यानी दोनों समुदाय का अतिक्रमण हटेगा, दोनों तरफ एक्शन लिया जाएगा और एक्शन सभी के लिए एक जैसा ही होगा, जातिकरण देखकर नहीं होगा। ये सबूत है उन विरोधियों के लिए, उन राजनेताओं के लिए जो ये कहते हैं कि एक्शन लिया जाता है जाति को देखकर। तो दोस्तों, आपने देखा कि योगी राज में ना हिंदू परेशान होगा और ना मुसलमान, बल्कि जो अपराधी होगा वही परेशान होगा, जिसने अपराध किया होगा वो परेशान होगा ही होगा। पीला पंजा उसी पर चलता है। लेकिन अब बुलडोजर का स्टीयरिंग राजस्थान की ओर घुमा लेते हैं और राजस्थान का रुख कर लेते हैं। जहां राजधानी जयपुर की बात करें तो ऐसी खौफनाक वारदात हुई जिसमें संघ के कार्यकर्ताओं को चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया, वो भी अतिक्रमण करने वाले भूमाफिया बताया जा रहा नसीब चौधरी ने किया है। और ये सनसनीखेज कहानी जैसे ही सामने आई, भजन लाल सरकार का बुलडोजर निकला। राजस्थान में भी बुलडोजर एक्शन लिया गया और जीडीए के दस्ते ने भूमाफिया के अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया। जयपुर के रजनी विहार कॉलोनी में ये कार्रवाई की गई। दरअसल यहाँ पर एक कार्यकर्ता पर हमला बोला गया, चाकू से लगातार उस पर वार किए गए, जिसके बाद वो जख्मी हो गया। अब आपको हमारे सहयोगी अमरदीप की ग्राउंड रिपोर्ट इस पर दिखाते हैं। जयपुर के रजनी विहार इलाके में 3 दिन पहले मंदिर में चाकूबाजी की घटना हुई जिसमें 7 से 8 आरएसएस के कार्यकर्ता घायल हो गए थे। लेकिन भूमाफिया नसीब चौधरी ने मंदिर के एक हिस्से पर अवैध अतिक्रमण किया, जिसको अब ध्वस्त करती हुई जेडीए की जेसीबी जो है वो दिखाई दे रही है। ये आप पीछे देखेंगे, यहाँ पे अवैध टीन जो थी, टीन शेड भी लगाया गया था। इस हिस्से को आप देखेंगे कि पूरा जो हिस्सा है वो तोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट आपने देखी। बाबा का बुलडोजर इतना हिट है कि बीजेपी की सरकार ने तो इसे रोल मॉडल बना लिया है। यूपी से निकलकर राजस्थान और उत्तराखंड से मध्य प्रदेश तक बुलडोजर की हुकार देखी जा रही है। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी मोहन यादव का बुलडोजर गरजा है और यहाँ पर भी एक्शन देखने को मिला है। जयपुर में आरएसएस कार्यकर्ताओं से चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद आपको बता दें संघ के कार्यक्रम में जब एक्शन लिया गया, नसीब चौधरी ने चाकू मारा, जिसके बाद एक्शन हुआ। 10 संघ कार्यकर्ता घायल हो गए थे। फिर प्रशासन ने अतिक्रमण को चिन्हित किया, नसीब चौधरी के घर पर नोटिस चस्पा किया और नसीब पर मंदिर में भी कब्जा करने का आरोप था। प्रशासन ने नोटिस देकर बुलडोजर चलाया और एक्शन लिया गया और वहां से उस जमीन को ध्वस्त कर दिया। अब इससे जुड़ी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर हमला कैसे किया गया, फिर जब जानकारी प्रशासन तक पहुंची तो एक्शन कैसे लिया गया। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में योगी मॉडल की गूंज है।
भजन लाल सरकार भी बाबा का बुलडोजर चलवा रही है। जयपुर हो या अजमेर, जहां भी अतिक्रमण है उस पर बुलडोजर गरज रहा है। अजमेर में नाले के ऊपर कुछ लोगों ने कब्जा करके अवैध निर्माण कर लिया और वहां पर कई दुकानें बना ली। तभी प्रशासन ने कचहरी रोड पर इन दुकानों को चिन्हित किया और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई कर दी। अवैध दुकानों को जमींदोज कर दिया। नगर निगम प्रशासन के द्वारा कचहरी रोड पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हटाया गया है। इस क्रम में लगभग ये 30 दुकानें थी, जिनको हमने 8 से 10 दुकानें तो हमने अभी तक, जिन पर एनक्रोचमेंट थे, अवैध निर्माण भी इन्होंने बना रखा था, नाले का जिन्होंने रोक रखा था, नाले के ऊपर अवैध निर्माण कर रखा था, उनको हटाने की आज हमने कार्रवाई की। अब बात जयपुर की, जहां हुआ यूं कि गुरुवार को कर्णी विहार में मौजूद एक मंदिर में संघ का जागरण का कार्यक्रम हो रहा था। जब श्रद्धालुओं को खीर बांटी जा रही थी, उससे पहले नसीब चौधरी नाम के शख्स ने देर रात शोर और भीड़ होने पर आपत्ति जताई। 2 स्थानीय लोग वहां पहुंचे और विवाद किया, जिसके बाद अपने कई और लोगों को बुला लिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया, जिसमें 10 लोग घायल हो गए थे। बस उसी के बाद बुलडोजर एक्शन हुआ। योगी स्टाइल में मुख्यमंत्री भजन लाल ने जो एक्शन लिया, एक दिन पहले उत्तराखंड में धामी सरकार ने भी यही किया था। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र के मीरपुर गांव में अवैध मजार को धराशायी कर दिया था। यानी शहर बदल रहे हैं मगर अतिक्रमण पर बुलडोजर स्टाइल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा किस तरीके से बाबा का जो एक्शन लिया जाता है, बुलडोजर मॉडल हिट माना जाता है। चाहे राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, एमपी तक बुलडोजर की हुकार देखी जा रही है। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी मोहन यादव का बुलडोजर गरजा और पीले पंजे ने अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई क्यों हुई, किस पर हुई, आपको बता देते हैं। ये भी कुंभ की जमीन से कब्जा किया गया, जिसके बाद यहां पर एक्शन लिया गया और अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई। इस पर आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं कि चिन्हित जमीनों पर जहां अवैध अतिक्रमण किया गया था, किस तरीके से मोहन यादव की सरकार ने कार्रवाई की है। देखिए। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शुमार महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। साल 2028 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश दुनिया के साधु संत और श्रद्धालुओं का जमावड़ा होगा। लेकिन सिंहस्थ क्षेत्र में जहां उनका डेरा लगेगा, उसमें से कुछ जमीनों पर लोगों ने कब्जा कर लिया। कहीं घर तो कहीं दुकानें बना ली। फिर सीएम मोहन यादव ने अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन की तैयारी की और एक एक कर हर अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया। जैसे कि शासन के और कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं कि कोई भी सिंगल क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। उसी तारतम्य में हम लोग जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम मौके पर उपस्थित हुई और कल से कार्रवाई चल रही है। 90 करीब स्थायी और अस्थायी संरचनाएं थी, जिसमें से 60 करीब हम लोगों ने हटा दी हैं। आज 30 करीब जो संरचनाएं बची हैं उनको हम लोग हटाएंगे। कुंभ यानी सिंहस्थ की तैयारियों में कोई दिक्कत न आए, इसलिए अतिक्रमण हटाने को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। जुमा सोमवारिया इलाके में अवैध कब्जा हटाने के लिए करीब आधा दर्जन बुलडोजर लगाए गए। करीब 150 पुलिस जवानों और अधिकारियों को तैनात किया गया। बड़ी संख्या में प्रशासन और नगर निगम के अमले की मौजूदगी में ही अतिक्रमण हटाया गया, क्योंकि कब्रिस्तान की जमीन पर भी कुछ लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया था। ये जो कार्रवाई की जा रही है, ये कब्रिस्तान की शासकीय भूमि है, जिस पे अवैध अतिक्रमण कर लिए गए थे। यहाँ लगभग 51 मकान हैं जो अवैध बने हुए हैं। तो उन्हीं सभी को गिराने की कार्रवाई में हम लोग प्रशासन का सहयोग करने के लिए नगर निगम यहाँ पर है। पूरी मशीनरी, नगर निगम की पूरी टीम यहाँ पर काम कर रही है। अतिक्रमण विरोधी मुहिम है। इसमें हम लोग जो बड़े स्तर का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इसमें पुलिस व्यवस्था लगी हुई है, ताकि कहीं कोई कानून व्यवस्था की स्थिति या आपत्तिजनक अगर स्थिति बनती है तो उसको हम प्रिवेंट कर पाएँ। तो उसी क्रम
अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बात होगी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने अपना पहला मूव और पहला कदम चल दिया है। एनडीए और बीजेपी की तरफ से अपनी पहली सूची जारी हो गई है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 99 उम्मीदवारों का नाम जोड़ा है। 99 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। 288 सीटों में से महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और चुनाव ऐलान के बाद एनडीए वोटिंग से पहले ही जीत हासिल कर ली है। ये हम क्यों कह रहे हैं? जीत सीट शेयरिंग में, जहां महाराष्ट्र में महायुति यानी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट हो चुका है और बीजेपी ने तो सीटों का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन महाविकास आघाड़ी की गाड़ी अभी भी वहीं अटकी हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर, बंटवारे को लेकर आपस में खटपट चल रही है। करीब 11 घंटे बैठक चली, लेकिन उसके बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। झारखंड का भी यही हाल है, जहां बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों का नाम पहली सूची में ऐलान कर दिया है, लेकिन दूसरी ओर आपको बता दें कि अभी भी और दल यही सोच रहे हैं कि अभी किसको सीट ऐलान किया जाए, कौन से उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए, क्योंकि वो अभी भी निर्णय नहीं लिया गया है। अब आप जरा टीवी स्क्रीन देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले बात झारखंड की करें तो 66 कैंडिडेट्स घोषित भारतीय जनता पार्टी ने कर दिए हैं। दूसरी ओर महाराष्ट्र की बात करें तो 99 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया गया है। इधर अगर हम 81 सीटों की बात करें तो झारखंड में 66 सीटों पर कैंडिडेट्स को मैदान में उतार दिया गया है, लेकिन महाराष्ट्र में 99 प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। आपको बताते हैं, एक और जहां महायुति आगे दिखाई दे रही है तो वहीं महाविकास आघाड़ी में क्यों खटपट चल रही है और अभी भी क्या मंथन चल रहा है, दिखाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी किया। इस लिस्ट में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष शेलार, गिरीश महाजन के साथ साथ मौजूदा समय में जो बीजेपी के लगभग विधायक हैं, उनको इस लिस्ट में नाम आया है। जहां बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दिया है, वहीं महाविकास आघाड़ी में विवाद बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ न्यूज का एक्सरे में आज के लिए इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।